भाग 1। ऐसी दुनिया जो क्यों से शुरू नहीं होती। चैप्टर 1। मान लीजिए कि आप जानते हैं, जनवरी की एक ठंड रात को 43 साल के एक व्यक्ति ने अपने देश के मुख्य कार्यकारी की शपथ ली। उनकी एक और खड़े थे उनके पूर्ववर्तित, जो एक प्रसिद्ध जनरल रहे थे, और 15 साल पहले उन्होंने उस युद्ध में सेना का नेतृत्व किया था जिसमें जर्मनी पराजित हुआ था। यह युवा लीडर रोमन कैथोलिक विचारों के माहौल में बड़ा हुआ था। उसने अपने अगले 5 घंटे अपने सम्मान की जा रही परेडों के अवलोकन में बिताए, और इस उत्सव में वह सुबह के 3 बजे तक लगा रहा। आप जानते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? हाँ, यह 30 जनवरी 1933 का दिन था, और मैं एडोल्फ हिटलर के बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि जॉन एफ कैनेडी के बारे में। जैसा कि आप में से अधिक लोग अनुमान लगा रहे होंगे, यह मुद्दा यह है कि हम सभी धारणाएं बनाते हैं। हम अपने पास उपलब्ध अपूर्ण या कई बार गलत सूचनाओं के आधार पर अपने आसपास की दुनिया के बारे में धारणाएं गढ़ते रहते हैं। इस मामले में मैंने आपको अपूर्ण सूचना उपलब्ध कराई थी जब तक मैंने अपने विवरण में छोटी सी तारीख नहीं जोड़ी थी। आप में से बहुत से लोग यह तय कर चुके होंगे कि मैं कैनेडी के बारे में बात कर रहा हूँ। यह जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा व्यवहार हमारी धारणाओं से या हमारे द्वारा मान लिए गए सत्य से प्रभावित होता है। हमें यह मालूम है, ऐसा सोचकर हम अपने निर्णय इसी आधार पर लेते हैं। यह बहुत पुरानी बात नहीं है जब अधिकतर लोगों का विश्वास था कि धरती चपटी है। उनके द्वारा धारणा किए गए सत्य ने उनके निर्णयों को प्रभावित किया। इस काला अवधि में खोज की गुंजाइश बहुत कम थी। लोगों के मन में यह डर रहता था कि यदि ये यात्रा करते हुए बहुत दूर तक गए तो धरती के किनारे नीचे गिर जाएंगे। अतः अधिकतर हिस्सों में वे जानते नहीं थे कि यहाँ तक तब तक बना रहा जब तक कोई छोटी सी चीज खोज नहीं हुई कि धरती गोल है। इस बात का पता चलते ही लोगों के व्यवहार में बड़े पैमाने का बदलाव आया। इस खोज के बाद समुदाय ने पूरे ग्रह पर घूमना शुरू किया। व्यवहार के मार्ग स्थापित किए गए, मसालों का आयात निर्यात शुरू हुआ, गणितीय सिद्धांतों जैसे नए विचार समुदायों के बीच साझा किए जाने लगे, जिसके चलते हर तरह के नवाचार और उन्नति के रास्ते खुले। एक छोटी सी भ्रम धारणा में सुधार ने मानव नस्ल को आगे बढ़ने का रास्ता दिया। आप सोचें कि संस्थाएं किस तरह से जन्म लेती हैं और उनमें निर्णय किस तरह से लिए जाते हैं। क्या हम सचमुच जानते हैं कि क्यों कुछ संस्थाएं सफल होती हैं और कुछ असफल? हम इसके बारे में केवल अनुमान ही लगाते रहते हैं। स्टॉक की लक्षित कीमतों में हासिल करना, धन कमाना, लाभ अर्जित करना, बड़ी पदोन्नति हासिल करना, अपनी कंपनी की शुरुआत करना, किसी गरीब के लिए भोजन की व्यवस्था करना, सरकारी नौकरी पाना, इनमें से आपकी सफलता की परिभाषा जो भी हो, उसे फर्क नहीं पड़ता आप अपने लक्ष्य की ओर किस तरह से आगे बढ़ेंगे, या अब प्रक्रिया लगभग समान होगी। हम में से कुछ केवल उड़ान भरने लगते हैं, मगर अधिकांश लोग कुछ डेटा इकट्ठा करते हुए, जैसे जनमत जानना, बाजार का अध्ययन करना आदि के साथ आगे बढ़ना पसंद करते हैं ताकि शैक्षिक तरीके से निर्णय लिया जाए। कई बार ये अनौपचारिक होता है, जैसे मित्रों से, सहकर्मियों से, या अपने निजी अनुभवों में खंगालने से। लक्ष्य या प्रक्रिया कोई भी हो, हम सभी बुद्धिमान भरा और कोई सही निर्णय लेना चाहते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे द्वारा लिए गए हर निर्णय सही नहीं हो सकता, भले ही उसके लिए हमने कितने ही आंकड़े इकट्ठे हो। कभी कभी उन गलत निर्णयों का प्रभाव हल्का होता है और कभी कभी ये बहुत भव्य हो सकता है। परिणाम जो भी हो, हम दुनिया के बारे में अपने अनुभवों के आधार पर निर्णय लेते हैं, जो संभव है कि पूरी तरह से सही
नहीं भी हो, ठीक उसी तरह जैसे आप में से कई लोग तय कर चुके थे कि इस अध्याय के आरंभ में जॉन एफ कैनेडी के बारे में ही कह रहा हूँ। आप अपने निर्णय के बारे में आश्वस्त थे। आप शायद इस शर्त भी लगा सकते थे। यह ऐसा व्यवहार का उदाहरण है जो किसी धारणा पर आधारित है। यह धारणा तब तक आपके मन में कैद थी जब तक कि मैंने तारीख की छोटी सी जानकारी नहीं दी थी। केवल खराब निर्णय एक गलत धारणाओं के आधार पर नहीं लिए जाते। कभी कभी जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो हमें लगता है कि हमें इसके पीछे का क्यों पता है, पर क्या वास्तव में ऐसा होता है? जो परिणाम आपको एक बार मिलता है जरूरी नहीं कि उसे आप बार बार दोहरा पाए। मेरा एक मित्र था जो अपने धन का निवेश कुछ मदों में किया करता था। जब भी वह सफलता प्राप्त करता तो उसके मुताबिक उसके पीछे उसका दिमाग और सही स्टॉक पर धन लगाने का निर्णय काम करता। मगर जब इसी से उसे हानि होती तो इसके लिए हमेशा बाजार को दोषी ठहराता। मुझे उसकी किसी भी तर्क से दिक्कत नहीं थी, मगर उसकी सफलता और असफलता या तो उसकी समझदारी, विवेक, दृष्टिहीनता का नतीजा हो सकता था, या फिर यह पूरी तरह से अच्छे या बुरे पर आधारित हो सकती थी। मगर दोनों ही तर्क सही नहीं हो सकते। तो फिर हम ये कैसे तय करेंगे कि हमारे निर्णय, इसलिए हमें बढ़िया परिणाम दे चुके, वे पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है? तर्क बताते हैं कि अधिक डेटा और सूचनाएं इसकी पूंजी हैं, और हम ऐसा ही करते हैं। हम पुस्तकें पढ़ते हैं, सभाओं में उपस्थित दर्ज कराते हैं, पॉडकास्ट को सुनते हैं और अपने मित्र सहकर्मियों से बातचीत करते हैं, और इन सब का उद्देश्य उस काम के बारे में अधिक जानकारी हासिल करना होता है, जिससे हम यह तय कर सकें कि इसे कैसे आगे ले जाना है। या दिक्कत यह होती है कि हमारे पास सारा डाटा, सारी सूचनाएं के बाद भी सभी चीज़ें एकदम सही तरीके से आगे नहीं बढ़ती, या बढ़ती भी हैं तो उनका प्रभाव थोड़े समय के लिए ही रहता है। आप में से जिन लोगों ने शुरुआत में एडल्फ हिटलर के नाम का अनुमान लगा लिया था, उनके लिए मेरे द्वारा दिए गए विवरण हिटलर और कैनेडी दोनों के लिए सही हो सकता है, और दोनों में से कोई भी हो सकता है। अतः हमें अनुमान लगाते समय, धारणाएं बनाते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। कई बार सही सूचनाएं भी हमें गुमराह कर सकती हैं। अपने सहज ज्ञान के आधार पर हम इसे समझते हैं। यदि हर आंकड़े और सूचना के बावजूद लक्षित परिणाम नहीं मिलते तो इसका अर्थ है हमने कोई न कोई सूक्ष्म मगर आवश्यक सूचना छोड़ दी है। ऐसे में हम अपने सभी स्रोतों को पुनः टटोलते हैं, कुछ नए स्रोत भी तलाश करते हैं, और फिर आगे क्या करना है इसे तय करते हैं। पूरी प्रक्रिया फिर से दोहराई जाती है। केवल ढेर सारी सूचनाएं होने से काम नहीं चलता। विशेषताएं जब जब गलत धारणाएं संपूर्ण काम को प्रभावित करती हों। इसके अलावा हमारे तार्किक, विश्लेषणात्मक और सूचनाओं के लिए व्याकुल दिमाग से परे कुछ और भी घट है होते हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसा भी समय आता है जब हमारे पास कोई भी डाटा नहीं होता, कोई भी सूचना नहीं होती। हम सहसा इन सूचनाओं को नज़रअंदाज करने का और अपने मन की आवाज़ पर भरोसा रखने का विकल्प चुनते हैं। इसके परिणाम कई बार हमारी अपेक्षाओं से भी बेहतर आते हैं। हमारे अंतर्मन की आवाज़ और तर्क आधार पर किए जा रहे निर्णय के बीच की आवाजाही यह बताती है कि हम अपनी व्यावसायिक ज़िंदगी और निजी ज़िंदगी किस तरह से जीते हैं। हम सामने आ रहे हर विकल्प को हर दिशा में काटने और खोलने का प्रयास करते हैं, मगर अंत में हर के सही सलाह और बाध्यकारी परिणामों के बाद हम वही आ जाते हैं जहाँ से हमने शुरुआत की होती है। ऐसी कौन सी प्रक्रिया को अपनाया जाए जिससे सतत दोहराया जा सकने वाला परिणाम प्राप्त किया जा सके? हम ऐसा क्या करें कि हमारे सारे अनुमान 100% सही बैठे? अमेरिका की एक कार कंपनी सामूहिक अनोखी कहानी है जो जापान की कारों की प्रदर्शनी देखने गए। कारों की हर एक पंक्ति के दरवाजे अमेरिका के सामान के कब्जों से लगाए गए थे, मगर कुछ था जो गायब था। अमेरिका में एक छोटा कर्मचारी कब्जा ठीक तरह से बैठा नहीं
बैठा है या नहीं, इसे जांचने के लिए वो रबर के हथौड़े से उसे ठोकर देता था। मगर जापान में इस तरह का कोई काम होता दिखाई नहीं दे रहा था। अमेरिका से गए व्यक्ति ने पूछा कि यह कब ये तय करते हैं कि दरवाज़ा ठीक तरह से फिट हुआ है या नहीं। उनके जापानी गाइड ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, जब हम डिजाइन बनाते हैं तो सुनिश्चित कर लेते हैं कि फिट बैठे। जापान के ऑटो प्लांट में से इस समस्या का निरीक्षण निरीक्षण और उसका सबसे अच्छा समाधान निकालने के लिए आंकड़े इकट्ठा नहीं करते हुए अपने इच्छित प्रतिफल के लिए प्रारंभ ही तय कर लेते हैं। यदि उन्हें इच्छित प्रतिफल प्राप्त नहीं होता तो समझ जाते हैं कि गलत प्रक्रिया की शुरुआत में दिया गया गलत निर्णय के चलते हुआ है। दिन के अंत में अमेरिका और जापान की कारों के दरवाजे फिट हुए, मगर जापानियों के किसी अन्य व्यक्ति को कार के दरवाजे ठीक से लगे या नहीं इसकी जांच करने के लिए एक और व्यक्ति को नियुक्त नहीं करना पड़ा, जो कि रबर के हथौड़े से दरवाजे को ठोके, और ना कि उन्हें ऐसा हथौड़ा खरीदने की दरार हुई। इससे बढ़कर यह कि जापान निर्मित दरवाजे अधिक टिकाऊ और दुर्घटना के समय संचारात्मक रूप से अधिक उपयोगी बनाए गए थे, और कोई वजह नहीं कि वह शुरुआत से ही सर्वश्रेष्ठ काम को पाए। ये सुनिश्चित करते हैं अमेरिका के कार बनाने वाले रबर के हथौड़े के साथ जो भी करते हैं उसे संस्थाओं, व्यक्तिगत और नेतृत्व के किसी रूपक की तरह देखा जाए। यह वांछित परिणाम नहीं आता जब ये लोग लगातार लघु अवधि की रणनीति बनाते रहते हैं और उसे इच्छित परिणाम प्राप्त करने तक बार बार लागू करके देखते रहते हैं। और मगर क्या यह समाधान वास्तव में संरचनात्मक रूप से सशक्त है? कई संस्थाएं भौतिक लक्ष्य और उन्हें हासिल करने के लिए बनाए गए रबर के हथौड़े की दुनिया में काम कर रही है। इनमें से कुछ वे हैं जिन्हें बहुत कुछ मिल जाता है, कुछ वे हैं जिन्हें कम संसाधनों और कम लोगों में भी कुछ मिल जाता है। कुछ वे हैं जिनके पास कर्मचारी और साधन दोनों ही बहुलता में हैं। वे अपने वास्तविक उद्देश्य के अनुसार लोगों और संसाधनों का चयन करते हैं। परिणाम एक जैसे दिखाई भी देते हों, तब भी महान लीडर उन सब बातों का महत्व समझते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। हर एक के निर्देश में जो हम देते हैं, हम हर काम जिसे करने का हम तय करते हैं, एक ही बात के साथ शुरू होता है, निर्णय के साथ। ऐसे लोग भी हैं जो दरवाजे के बाद में फिट करने की बात करते हैं, और वो भी इसे पहले से ही अपने निर्णय में शामिल करने की योजना बनाते हैं। भले ही दोनों ही काम लघुकालिक परिणाम दे सकते हैं, मगर दीर्घकालिक परिणाम किसी एक के लिए ही संभव है। यह वही कर सकता है जिनके दरवाजों के मार्फत फिट करने की जरूरत समझ ली है, ना कि भूल चूक से। चैप्टर 2, पुरस्कार और दंड। चालाकी बनम प्रेरणा। आज बाजार में शायद ही कोई ऐसा उत्पाद होगा जिसे ग्राहक अलग अलग स्थान से एक से दामों में, एक जैसी गुणवत्ता में, एक जैसी सेवाओं के साथ और एक जैसी विशेषताओं के साथ खरीद नहीं सके। यदि आप एक बार किसी उत्पाद को सबसे पहले बनाने वाले की श्रेणी में शामिल हो भी जाते हैं तो कुछ ही महीनों में आप इसे खो भी देते हैं। यदि आपका उत्पाद बहुत ही नए तरीके का है, फिर भी कोई और जल्दी ही आपके जैसे या कभी कभी आपसे भी बेहतर उत्पाद लेकर बाजार में उतर आएगा। पर यदि आप किसी दो पद से पूछेंगे कि ऐसा क्या है जो आपके ग्राहकों को आपसे जोड़े हुए रखता है, तो वे तुरंत कहेंगे कि हमारी श्रेष्ठ गुणवत्ता, उत्पाद की विशेषताएं, कीमत या हमारी सेवाएं। दूसरे शब्दों में अधिकतर कंपनियों को यह पता ही नहीं होता कि उनके ग्राहक क्यों बने हुए हैं। ये चमत्कृत कर देने वाला एहसास है। यदि कंपनियां ये जानती ही नहीं कि उनके ग्राहक उनसे क्यों जुड़े हुए हैं, तो कम से कम उनकी किस्मत अच्छी है। वे
ये भी नहीं जानती कि उनके कर्मचारी आखिर उनके कर्मचारी क्यों हैं। यदि बहुत सी कंपनियां वास्तव में यह नहीं जानती कि उनके ग्राहक उनसे क्यों जुड़े हुए हैं, उनके कर्मचारी क्यों हैं, तो वह यह कैसे जान पाएंगे कि अपने ग्राहक या कर्मचारी को लुभाने के लिए, आकर्षित करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए और विद्यमान ग्राहकों को, कर्मचारियों को अपने से जोड़े रखने के लिए क्या करना चाहिए। वास्तविकता यह है कि अधिकांश कंपनियां वर्तमान में अपने निर्माण निर्णय उनके व्यापार को कौन से घटक आगे बढ़ा रहे हैं के बारे में अधूरी, अपर्याप्त और गलत सूचनाओं या जानकारियों के आधार पर ले रही हैं। मानव व्यवहार को मानव व्यवहार को प्रभावित करने के केवल दो तरीके होते हैं। आप या तो जोड़ तोड़ कर सकते हैं या आप अभिप्रेरित कर सकते हैं। यह मैं जोड़ तोड़ शब्द का प्रयोग अपमानजनक या नकारात्मक भाव से नहीं कर रहा हूँ। यहाँ बहुत ही प्रचलित और काफी सौम्य रणनीति है जिसे हम में से कितने ही लोग अपनी युवावस्था से अपनाते आ रहे हैं। मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ ना, या बन जाऊंगा। यह ऐसा असहकारी कथन है जिसे पीढ़ियों से बच्चे कुछ पाने के लिए कहते आए हैं, और जिस किसी बच्चे को यह कहकर अपने नए दोस्त से टॉफी मिली हो, वह आपको बता सकता है कि यह तकनीक काम करती है। व्यापार से लेकर राजनीति तक जोड़ तोड़ के यथासंभव तरीके सेल्स और मार्केटिंग में अपनाए जाते हैं। प्रचलित जोड़ तोड़ के तरीकों में कीमतें कम करना, प्रचार प्रसार करना, डर पैदा करना, हम उम्र लोगों का दबाव बनाना या उत्पाद के बारे में आकांक्षा जगाने वाले संदेश भेजना शामिल है। साथ ही खरीद अभिमत या सहयोग के लिए लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए प्रतिबद्धपूर्ण नवाचार भी इसमें शामिल है। जब कंपनियों या संस्थाओं को यह स्पष्ट पता नहीं होता कि लोग उनसे क्यों जुड़े हुए हैं, तो अपने इच्छित प्रतिफल को पाने के लिए वह इस तरह के असंगत जोड़ तोड़ में लग जाती हैं, और अक्सर ये जोड़ तोड़ काम करता है। टॉपिक कीमत। कई कंपनियां कीमत में हेरफेर के खेल के प्रति अरुचि का प्रदर्शन करती हैं। फिर भी कभी कभी वह ऐसा करती हैं, और वह इसलिए करती हैं क्योंकि वे जानती हैं कि प्रभावी होता है, इतना प्रभावी कि कम कीमतें पाने के लालच कई बार अतिरेक में बदल जाता है। ऐसी कई पेशेवर कंपनियां हैं जिन्हें जब बड़ी मात्रा में उत्पाद बाजार में लाने का मौका मिला तो उन्होंने इस सौदे को पूरा करने के लिए अपने उत्पाद की कीमत एकदम घटा दी। इससे फर्क नहीं पड़ा कि उन्होंने इसे पाने और अपने ग्राहकों के लिए युक्त संगत किस तरह बनाया, मगर 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 घटी हुई कीमतें जोड़ तोड़ करने की बेहद प्रभावी रणनीति है। अपने उत्पाद की कीमतें घटा दी जाए तो और लोग आपके उत्पादों के ग्राहक बन जाएंगे। इसे हम किसी भी मौसम के अंत में लगने वाली सेल्स में देखते हैं, जब बचे हुए उत्पाद वापस बेचने की तैयारी में होते हैं और उनकी कीमतें बेहद कम कर दी जाती हैं। कीमतें बहुत कम कर दी जाएं तो आपकी उत्पादों से भरी हुई अलमारी खाली होने में समय नहीं लगेगा, और इससे अगले मौसम के लिए आने वाली वस्तुओं के लिए जगह भी खाली हो जाएगी। कीमतों के इस खेल की कई बार बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण दुविधा सामने आ खड़ी हो जाती है। कभी कभी ऐसा करना ठीक है, मगर कम कीमत में खरीदारी की आदत हीरोइन के नशे जैसी है। अल्पकालिक लाभ के लिहाज से यह भले ही उचित हो, लेकिन यदि आप अक्सर ऐसा करते हैं तो आदत छुड़ा पाना मुश्किल हो जाता है। एक बार ग्राहक औसत से कम कीमत देने के अभ्यस्त हो जाते हैं तो उनसे उस उत्पाद के लिए अधिक राशि निकलवाना मुश्किल हो जाता है। दूसरी ओर विक्रेता पर कीमतें कम रखने का दबाव बढ़ जाता है, जिसके चलते उनका मुनाफा घट जाता है। इसे संतुलित करने के लिए बिक्री को बढ़ाना अपरिहार्य हो जाता है। उसके लिए फिर कीमत घटाना, और ऐसा करते करते घटी कीमतों की आदत पड़ जाती है।
नशे की दुनिया में इन श्रेणियों को जंकी कहा जाता है। व्यापार की दुनिया में इन्हें माल या कमोडिटी नाम दिया जाता है, जिसमें बीमा, निजी कंप्यूटर, मोबाइल फोन सेवाएं आदि सब कुछ शामिल होता है। तैयार माल की यह सूची कीमतों के खेल में बनाई जाती है और इनके भरोसे कीमतों का खेल खेला जाता रहा है, और हर स्थिति में कंपनियों को अपने उत्पाद को माल में बदलने के लिए दबाव बनाया जाता है, और यह स्थिति कंपनियां खुद निर्मित करती हैं। मैं इस बात पर बहस नहीं करना चाहता कि व्यापार को बढ़ाने के लिए कीमतों में हेरफेर सही तरीका है या नहीं। चुनौती यह है कि क्या ऐसा करके मुनाफा बराबर रखा जा रहा है। वॉलमार्ट इस नियम का अपवाद माना जा सकता है। उन्होंने कीमतों का खेल खेलते हुए अपने व्यवसाय में असाधारण रूप से सफलता हासिल की, मगर इस सफलता की उन्हें सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। साथ ही व्यापार के विस्तार ने कीमतों को रणनीति से होने वाली अंदरूनी आर्थिक कमजोरी से उभरने में उनकी मदद की। हालांकि कीमतें कम रखने के कंपनी के जुनून के चलते कंपनी में कई घोटाले हुए, जिनसे कंपनी की साख पर असर पड़ा। कंपनी का हर घोटाला उत्पादों की मूल कीमतें कम रखने की कोशिश के कारण ही जन्मा था, ताकि कीमतें कम रखने का कुछ खास नुकसान ही हो। कीमत हमेशा कुछ न कुछ लेकर जाती है। यह प्रश्न यही है कि धन कमाने के लिए आप क्या कीमत अदा करना चाहते हैं। प्रचार प्रसार जनरल मोटर्स का एक बड़ा और व्यापक लक्ष्य था बाजार में अमेरिका के ऑटोमोटिव उद्योग का सर्वे सर्वा बनाना। 1950 में अमेरिका में कार बनाने वाली 4 कंपनी थी, जीएम, फोर्ड, क्रिसलर और एमसी। विदेशी निर्माताओं के इस क्षेत्र में आने से पहले जीएम इनमें अग्रणी थी। नए प्रतिस्पर्धाओं ने अपने सर्वोच्च को बनाए रखने के लक्ष्य को कठिन बना दिया। पिछले 50 सालों में कार निर्माण में कितना बदलाव आया, इसे दिखाने के लिए मुझे किन्हीं शोध के आंकड़ों की आवश्यकता नहीं। फिर भी जीएम मोटर्स ने पिछली शताब्दी में अपने वर्चस्व को कायम रखने में सफलता हासिल की थी। हालांकि 1990 के बाद से टोयोटा का बाजार में मुनाफा 2 गुना से अधिक हो गया। 2007 तक आते आते टोयोटा का अंश 70.8% से बढ़कर 16.33% हो गया। इसी दौरान 2007 में जीएम की बाजार में हिस्सेदारी 35% से घटकर 8% तक बढ़ गई, और 2008 की शुरुआत में कुछ अकल्पनीय घटा। अमेरिका के लोगों ने अमेरिकी कंपनियों की बजाय बाहरी देशों में बने वाहनों को खरीदने की अधिक रुचि दिखाई। 1990 में जापान के इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के रूप में उतारने के परिणामों में 2-4 होते हुए जीएम और अन्य कंपनियों ने अपने ग्राहक और गिरते हुए शेयरों की कीमत को थामे रखने के लिए कई प्रलोभन देने की पेशकश की। इस श्रेणी में जीएम मोटर्स ने अपने ग्राहकों को उनकी कंपनी की कार और ट्रक खरीदने पर $500 से लेकर $7,000 तक की धनराशि कैशबैक की पेशकश की। इसके लिए लंबे समय तक प्रचार प्रसार किया गया तो बहुत ही प्रभावी रहा। जीएम की बिक्री फिर से शिखर पर पहुंचने लगी थी, मगर लंबे समय में इस धन वापसी की योजना में जीएम के लाभांश को बुरी तरह से प्रभावित करते हुए उन्हें हानि के गड्ढे में धकेलना शुरू किया। 2007 में जीएम को प्रति वाहन $729 का नुकसान हुआ, और इसका कारण यह ऑफर था। जल्द ही जीएम को यह समझ में आ गया कि प्रलोभन का यह तरीका अधिक समय तक काम नहीं कर पाएगा, और उन्होंने धनराशि की वापसी की इस पेशकश को धन कम करते हुए धीरे धीरे खत्म करना शुरू किया। ऐसा करते ही बिक्री अचानक रूप से घट गई। धन वापसी ही नहीं तो ग्राहक ही नहीं, अर्थात ऑटोमोबाइल उद्योग ने अपने ग्राहकों में से प्रभावी रूप से धन वापसी के जंगी व्यवसाय और तैयार कर दिए थे, जो यह विश्वास करते थे कि इस उद्योग में खरीदारी के लिए पूरी कीमत चुकाने जैसा कुछ होता ही नहीं है। चाहे तो इसमें एक के दाम में 2 मिलेंगे या वाहन के साथ कोई कीमती खिलौना मिलेगा। प्रचार प्रसार ऐसा प्रचलित जोड़ तोड़ है जिसे करते समय हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम इसे जोड़ तोड़ के लिए कर रहे हैं, और ये हमारी
पहली प्राथमिकता है। उदाहरण के लिए, अगली बार आप बाजार में डिजिटल कैमरा खरीदने जाएं तो कैमरे को खरीदने के लिए किए जा रहे निर्णय की प्रक्रिया पर ध्यान दें। आपको अपनी इच्छित विशेषताएं जैसे आकार, मेगापिक्सल से प्रतिस्पर्धी कीमत वाला कैमरा 2 या 3 कंपनियों का मिल जाएगा, मगर शायद ही कंपनी ने इसका खूब प्रचार प्रसार किया हो, जिसमें कैमरे के साथ इसका कवर या मेमोरी कार्ड मुफ्त दे रही हो। तो सभी विशेषताएं एक सी होने के बावजूद यह अतिरिक्त सामान अक्सर आपके निर्णय को प्रभावित करता है और इसी तरह कंपनी की बिक्री को आश्चर्यजनक रूप से बढ़ाया करता है। व्यापार की इस दुनिया में प्रचार प्रसार को वैल्यू एड कहा जाता है, मगर सिद्धांत एक सा ही रहता है। किसी उत्पाद के साथ कोई वस्तु मुफ्त में दी जाए ताकि कम बिक्री का जोखिम खत्म हो जाए और लोग आपके साथ जुड़ जाएं, और कीमतों की ही तरह प्रचार प्रसार भी काम करता है। प्रचार प्रसार के जोड़ तोड़ की उन्नति इस कदर स्थापित हो चुकी है कि इस उद्योग ने एक सिद्धांत का नाम दे डाला। वह इसे बेकरेज या ट्रूथ के नाम से बुलाते हैं। बेकरेज उन ग्राहकों की संख्या का मापन करता है जो इस प्रचार प्रसार का लाभ लेने से चूक गए और जिन्हें उत्पाद की पूरी कीमत अदा करनी पड़ती है। ऐसा अक्सर तब होता है जब ग्राहक इस छूट को पाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया को पूरा नहीं करते। गौरतलब यह है कि इस प्रक्रिया को जानबूझकर जटिल या असुविधाजनक रखा जाता है, जिससे गलतियों की संभावना बढ़ जाए और अधिक ग्राहक इस स्कीम का लाभ नहीं ले पाए। यानी ब्रेकेज की संख्या बढ़ी हुई रहे। किसी उत्पाद पर छूट पाने के लिए ग्राहक को खरीदने की राशि, पैकेजिंग में दिए गए बार कोड की कतार और एक फॉर्म जिसमें उत्पाद और उसकी खरीदी की प्रक्रिया का विवरण दर्ज करना होता है, बाहर कर देना होता है। इस कार्य को फॉर्म को भरने में गलती होने से इस फॉर्म को गलत ड्रॉप बॉक्स में डालने से छूट पाना हफ्तों महीनों तक लंबित हो सकता है, या अंत में यह भी संभव है कि छूट नहीं मिले। इस उद्योग के पास उन ग्राहकों की संख्या का आंकड़ा भी होता है जिन्होंने इस छूट का लाभ उठाने का प्रयास किया ही नहीं है। उन्होंने जांचा ही नहीं है कि उन्हें कितनी छूट मिल रही है। इसे रिफ्लेस कहा जाता है रिफेस कहा जाता है। व्यापार में इस तरह के अल्पकालिक लाभों और जोड़ों तोड़ों का उद्देश्य स्पष्ट होता है। छूट के द्वारा ग्राहकों को लुभाना ताकि वह आपके उत्पाद की पूरी कीमत अदा करें, भले ही उसे वह आंशिक धन वापसी के प्रलोभन के चलते ही खरीदे। फिर भी सच्चाई यह है कि उनमें से 40% ग्राहकों को कभी भी उस उत्पाद पर कम दाम मिल नहीं पाते जिसके लिए उन्हें उस उत्पाद खरीदा होता है। इसे अव्यवस्थित होने का भुगतान कहा जा सकता है, मगर खुदरा विक्रेता इस पर भरोसा किया करते हैं। नियमों ने छूट उद्योग की अपनी जांच को बढ़ा दिया, लेकिन केवल सीमित सफलता के साथ। छूट की प्रक्रिया उतनी ही बोझिल है और इसका अर्थ है विक्रेता के अतिरिक्त धन जोड़ तोड़ बढ़िया है, मगर किस कीमत पर। यदि अब आते हैं हम डर पर। यदि कोई व्यक्ति जेब में केला रखकर किसी बैंक में लोगों को डराता हुआ पाया जाए तो उस पर शस्त्र डकैती का आरोप लगाया जाता है। यह स्पष्ट है कि उसके द्वारा न तो कोई जान माल की हानि हुई, ना ही किसी को नुकसान पहुंचा, मगर यह धारणा है कि डकैतों के पास सच्ची पिस्तौल होती है, अतः इसे इसी तरह के नियम से अनुसार लिया जाएगा। और यह जानने के बाद कि लोगों में बैठा डर उन्हें बताए गए किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी मांग को स्वीकार करने के लिए विवश कर सकता है। डकैत उनके कुछ भी करने के लिए मजबूर कर सकता है। डर चाहे वास्तविक हो या ओढ़ा हुआ हो, किसी को प्रभावित में लेने का सबसे सशक्त घटक होता है। एक पुरानी कहावत है, किसी को भी IBM को किराए पर लेने के लिए निकाला नहीं गया। जो डर से जन्मे व्यापार में व्यापक करता है
खरीद विभाग के कर्मचारी को किसी कंपनी के लिए सबसे अच्छी आपूर्तिकर्ताओं को तलाशने के लिए कहा गया, तो उसने सही कीमत में मिलने वाला बेहतर उत्पाद इसलिए नहीं दिया क्योंकि वह किसी नामचीन कंपनी का उत्पाद नहीं था। यदि कुछ गलत हो गया तो उसकी नौकरी पर आंच आ जाएगी। इस डर के चलते अपने अपने काम का उद्देश्य यानी कंपनी का लाभ भुला दिया। जब डर नियोजित होता है तो यथास्थित आसमारिक हुआ करते हैं। हमारी शारीरिक रचना में यह निहित है कि अपने वास्तविक को कायम रखने के डर में हमारे ऊपर भावनाएं इतनी हावी हो जाती है कि उसमें तथ्य और आंकड़े किसी काम नहीं आते। आतंकवाद इसी तरह से काम करता है। सांख्यिक रूप से संभावना बहुत कम होती है कि कोई व्यक्ति आतंकवादियों के हमले का निशाना बनेगा या मगर ऐसा हो सकता है कि यह संभावना है कि डर ही लोगों को बेचैन कर देता है। जोड़ तोड़ करने वाले एक शक्तिशाली घटक के रूप में डर का उपयोग गलत इरादों के लिए भी किया जाता है। हम अपने बच्चों को डर का इस्तेमाल करते हुए बड़ा करते हैं। हम लोगों को कुछ सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रेरित करने हेतु डर का उपयोग करते हैं। बालिका सुरक्षा, एड्स के प्रति जागरूकता, सीट बेल्ट पहनने आदि के सरकारी विज्ञापनों में भी डर का सहारा लिया जाता है। 1980 के दौरान जिसने भी टीवी देखा होगा उसने किशोरों में नशे के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए बनाया गया सरकारी विज्ञापन जागरूक देखा लोग और उनसे डरे भी होंगे, जिसमें एक आदमी पूरा सफेद हांडा हाथ में लिए कहता है, ये आपका दिमाग है। फिर उस अंडे को तोड़कर कढ़ाई के गर्म होते तेल में डाल देता और कहता है, यह है आपका नशे का आदी हो चुका दिमाग। कोई प्रश्न? एक और विज्ञापन जो किसी भी किशोर को डराने के लिए काफी होता है। कोकीन आपको सेक्सी नहीं बनाता या आपको मुर्दा बना देता है। इसी तरह से जब लीडर कहते हैं कि विपक्ष की सरकार बनने पर वह कर बढ़ा देंगे या कानून प्रवक्तन के खर्चों को कम कर देंगे, शाम के समाचार आपको आगाह करते हैं कि आपका स्वास्थ्य और सुरक्षा खतरे में। यदि आप चैनल 11 को ट्यून नहीं करते तो ये दोनों ही दर्शकों और मतदाताओं के बीच भयंकर का संचार करने के उद्देश्य से उपयोग में लाए जाते हैं। इसी तरह व्यापार की दुनिया में भी अपने उत्पादन बेचने के लिए लोगों के बीच में असुरक्षित और भय का संचार किया करते हैं। ये कहते हैं कि यदि अपने फलम उत्पाद नहीं खरीदता तो आपके साथ कुछ तो बुरा हो सकता है। हर 36 सेकंड में कोई ना कोई हृदयघात से मरता है। एक स्थानीय हृदय रोग विशेषज्ञ विज्ञापन यह कहता है, क्या आपके पास रेडॉन है? आपको पड़ोसी के पास है? ट्रक के पीछे लिया या विज्ञापन किसी कंपनी का है जो घर के प्रदूषण को जांच करने का काम करती है और बीमा कंपनी ये कहते हुए आपको बीमा कंपनी की पॉलिसी बेचने की कोशिश करेगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यदि आप किसी वस्तु को खरीदने में आनाकानी कर रहे हो और किसी ने आपको परिणाम का भय दिखाते हुए कुछ बेचने की कोशिश की हो तो वास्तव में आपके सिर पर बंदूक लगाकर आपको कुछ बेचना चाहते हैं और आपको उनके प्रतिद्वंदी के मुकाबले उनके उत्पाद को चुनने का महत्व दर्शाना चाहते हैं। फिर भी भले ही वह वास्तविक बंदूक नहीं होकर केला ही क्यों ना हो, मगर यह तरीका काम करता है। आकांक्षाएं। धूम्रपान छोड़ना मेरे लिए सबसे आसान काम है क्योंकि मैं इसे सैकड़ों बार कर चुका हूँ। मार्क ट्वेन कहते हैं, यदि डर हमें किसी नुकसानदायक काम से दूर रहने के लिए प्रेरित करते हैं तो आकांक्षा भरे संदेश हमें कुछ निश्चित करने की ओर ले जाते हैं। बाजार हमेशा आकांक्षी बने रहने की बात किया करता है और इसके लिए कुछ ऐसे लक्ष्य की बात करता है जिसे पाने की इच्छा मन में हो और उसे किसी विशेष उत्पाद का उपयोग करके आसानी से पाया जा सकता है। प्रसन्नता भरे जीवन के लिए
अच्छा कदम, अपनी सपनों की पोशाक में फिट होने के लिए इसका साथ लें। 6 सप्ताह के छोटे से समय में आप धनी बन सकते हैं। ऐसे सारे संदेश आपको भ्रमित करते हैं और उन चीज़ों के प्रति जिन्हें हम पाना चाहते हैं, हम जैसे बनना चाहते हैं, उसके लिए हमें ललचाते हैं। भले ये संदेश सकारात्मक प्रवृत्ति के होते हों, मगर उन लोगों के लिए अधिक प्रभावी सिद्ध होते हैं जिनमें अनुशासन की कमी होती है, असुरक्षा का भय होता है, जिसके चलते वे ये समझते हैं कि उनमें अपने सपनों को अपने दम पर पूरा करने की योग्यता नहीं है। यह डर अलग-अलग समय पर हर व्यक्ति में पाया जाता है। अक्सर यह उपहास करते हुए कहते हैं कि आप जिस जिस जिम की सदस्य लेकर कुछ निश्चित प्राप्त कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको सप्ताह में 3 दिन जिम में जाने की अभिप्रेरणा अपने अंदर उत्पन्न करनी होगी। जो व्यक्ति स्वस्थ जीवन शैली का आदी है और नियमित व्यायाम करता है, वह वजन कम करने की इच्छा, आसान चरण जैसे प्रलोभन के झांसे में हरगिज नहीं आएगा। इसके प्रभाव में वो वही लोग आएंगे जिनकी जीवन शैली स्वस्थ नहीं है और जिन्हें बीमारियों का खतरा ज़्यादा है। यह भी बहुत समय सी बात हो गई है कि बहुत से लोग अपने इच्छित आकार के शरीर को पाने के लिए एक के बाद दूसरा डाइट चार्ट अपनाते रहते हैं और निश्चित ही वे जो भी तरीका अपनाएं उसमें यह स्पष्ट हुआ होगा कि नियमित व्यायाम और संतुलित आहार ही आपको इच्छित परिणाम पाने में मदद करेगी। दूसरे शब्दों में अनुशासन ही मदद करेगा। हर जनवरी में जिम की सदस्यता करीब 20% बढ़ती है, चूंकि नए साल में लोग अपने लिए स्वस्थ शरीर का लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उनमें से कुछ ही प्रतिशत लोग साल के अंत तक जिम में बने रहते हैं। प्रेरक संदेश आपके व्यवहार में तात्कालिक परिवर्तन ला सकता है, मगर अधिकतर लोगों के लिए यह परिवर्तन स्थायी नहीं बन पाता। प्रेरक संदेश केवल उपभोक्ता बाजार में ही प्रभाव नहीं रखते, वे एक व्यापार से दूसरे में संक्रमण करने में भी प्रभावित होते हैं। बड़ी या छोटी हर की कंपनी के प्रबंधक अच्छा काम करना चाहते हैं और इसके लिए वे निर्णय लेते हैं, सहारा नियुक्त करते हैं और वह हर प्रबंधक करते हैं जिससे उन्हें इच्छित लक्ष्य हासिल करने में मदद मिल सके, मगर अक्सर ऐसा हो ही नहीं पाता और इसके पीछे योग्यता न होना कारण नहीं होता, वरन इस सारे तंत्र का ठीक से संचालन कर पाने की योग्यता नहीं होना इसका मुख्य कारण होता है। मैं अपने निजी अनुभव से बता सकता हूँ कि मैंने गुजारे सालों में ढेरों ऐसे तरीके अपनाए जो मुझे मेरी लक्ष्य सफलता तक पहुंचा सके, मगर सिर्फ 2 सप्ताह के बाद मैंने गुजारे सालों में ढेरों ऐसे तरीके अपनाए हैं जो मुझे मेरी लक्ष्य सफलता तक पहुंचा सके, मगर सिर्फ 2 सप्ताह के बाद में ही मैं अपने आप को वापस उसी स्थिति में पाता था। मैंने अपने आप को एक तंत्र में तो डाला, मगर मैं स्वयं ही उसे लंबे समय तक कायम नहीं रख सका। लंबे समय की अपेक्षाओं के लिए छोटे समय की प्रतिक्रिया कारपोरेट जगत में भी प्रचलित है। मेरे एक प्रबंधन सलाहकार मित्र को $1 बिलियन कंपनी ने सलाह के लिए नियुक्त किया ताकि वह कंपनी अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। जैसे कि मेरी मित्र ने बताया, वह बड़ी समस्या यह थी कि कंपनी के प्रबंधक हमेशा लंबे समय तक चलने वाले साथ जाने के बजाय अल्पकालिक और सस्ते समाधान को चुना करते थे, जैसे कि अलग-अलग डाइट चार्ट अपनाने वाले करते हैं। मेरी मित्र अपने ग्राहकों को कहा करती थी कि उनके पास पहली बार में ही इसे सही करने के लिए समय और धन नहीं होता, मगर इसे सही करने के लिए समय और धन नहीं होता, मगर एक ही बात को बार बार करने के लिए समय और धन होता है। हम उम्र लोगों का दबाव 4 में से 5 दंत चिकित्सक ट्राइडेंट को अपनाने की सलाह देते हैं।
एक च्युइंगम का विज्ञापन आपको अपने उत्पाद को एक और उपयोग में लाने के लिए लुभाता है। देर रात एक टीवी विज्ञापन में कहा जा रहा है, एक सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में उस संलग्न से पता चलता है कि ये उत्पाद पेशेवरों के लिए और विशेषता आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। विज्ञापन की बौछार अभी भी जारी है। लाखों संतुष्ट उपभोक्ता कहते हैं कि यह सभी उम्र लोगों के दबाव का बेहतर उदाहरण है। जब किसी कंपनी के बारे में किए गए सर्वेक्षण से उन्हें यह पता चल जाता है कि अधिकांश लोग या किसी खास समूह के यह पता चल जाता है कि अधिकांश लोग किसी खास समूह में विशेषज्ञता वाले लोग उनके उत्पाद को पसंद करते हैं, तो उनका पूरा प्रयास इस बात पर केंद्रित हो जाता है कि वो अपने ग्राहकों को इस बात का विश्वास दिला दे कि वह जो भी बेच रहे हैं एकदम बेहतर है। यह दबाव काम करता है चूँकि हम यह विश्वास करते हैं कि लोग या विशेषज्ञ इन उत्पादों का प्रयोग कर रहे हैं, वह हमें से ज़्यादा जानते हैं। यह दबाव इसलिए काम नहीं करता कि विशेषज्ञ हमेशा सही होते हैं, वरना इसलिए काम करता है कि लोग यह सोचते हैं कि शायद वे गलत हैं। बिक्री को बढ़ाने और लोगों पर दबाव बनाने के लिए बड़े अभिनेताओं मॉडल्स का भी प्रयोग किया जाता है, ताकि ये सोच बने कि यदि वे इसका इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा ही होगा। यह तब तक अधिक अर्थपूर्ण हो जाता है जब टाइगर वुड्स नाइकी के गोल्फ उत्पादों का या टेटलियर्स की गोल्फ बॉल का विज्ञापन करते हैं। वुड्स का नाइकी के साथ अनुबंध नाइकी को गोल्फ उत्पादों की अग्रणी कंपनी बनाने की शर्त पर ही हुआ है, मगर टाइगर ने जनरल मोटर्स की कार मैनेजमेंट कंसल्टेंट सर्विस, क्रेडिट कार्ड, खाद्य पदार्थ और गोल्फर के लिए विशेष रूप से बनाई गई घड़ी टैग ह्यूगर आदि के विज्ञापन भी किए हैं। इस घड़ी को हाथ में पहनने से 5000 जी का झटका लगता है, जो कि गोल्फर की बजाय गोल्फ बॉल द्वारा झेला जाता है, मगर चूंकि इसका विज्ञापन टाइगर ने किया था, इसे तो अच्छा होना ही चाहिए। बड़े अभिनेताओं मॉडल्स के विज्ञापन हमारी आकांक्षा और हमारी इच्छाओं को उनके समान ही दिखाने के लिए भी उपयोग में लाए जाते हैं। इसके लिए सबसे उपयुक्त विज्ञापन गैटोरेड में मैं माइक की तरह बनाना चाहता हूँ। अभिनय का यह है कि जिसने युवाओं को इस बात के लिए ललचाया कि यदि वे गैटोरेड पीते हैं तो बड़े होकर माइक जैसे बनेंगे। ऐसे ही कई उदाहरण हैं जिनमें हस्तियाँ किसी चीज़ का अनुमोदन करती दिखती है, लेकिन उनका वास्तविकता से नाता देख पाना असंभव है। लॉ एंड ऑर्डर से प्रसिद्ध हुए सैम वाटरस्टोन का उदाहरण ले, वे टीडी अमेट्रेडेड से ऑनलाइन ट्रेडिंग फॉर्म बेचते हैं, लेकिन उनकी ख्याति को देखते हुए अनिश्चित है कि उनसे लोगों का रुझान ब्रांड के प्रति हुआ है। मैं अनुमान करता हूँ कि विश्वसनीय होगा। युवाओं का प्रभाव बनाना पीयर प्रेशर का एकमात्र विषय नहीं है। हम में से कई लोगों ने अपने आप को एक सेल्समैन के प्रभाव में आते हुए देखा होगा। क्या आप किसी ऐसे सेल्समैन से टकराए हैं जो आपको यह कहते हुए ऑफिस सॉल्यूशन बेचने का प्रयास कर रहा हो कि आपको प्रतिस्पर्धाओं में से 70% लोग इसका उपयोग किया करते हैं, तो आप क्यों नहीं? मगर वह 70% लोग मूर्खता कर रहे हो, तो या उन लोगों को या उत्पादन कोई वस्तु के साथ या कम कीमत की झांसे में लाकर बेचा गया हो, जिससे वह अपने आप को इसे खरीदने से रोक नहीं पाए हों, तो यह सारी बाकायदा केवल आपको दबाव में लाकर उस उत्पाद को खरीदने के लिए विवश करने के लिए की जाती है। आपको यह महसूस करने के लिए की जाती है कि कुछ ऐसा है जिसे आपके सिवाय सभी जानते हैं और अपना भी रहे हैं। अतः आपको भी बहुत संख्या लोगों के साथ जाना चाहिए, सही है ना? मेरी माँ के शब्दों में, यदि तुम्हारे दोस्त अपना सिर ओखली में डाल देंगे तो क्या तुम भी वैसे करोगे? खेद है,
यदि माइकल जॉर्डन या टाइगर वुड्स को ऐसा करने के लिए रुपए मिलते हैं तो ऐसा एक रुझान शुरू हो सकता है। अगला, अनोखापन या नवाचार। एक नवीन तकनीक का फ़ोन बनाकर डिज़ाइन और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मोटोरोला ने एक बड़ा नवाचार किया। 2004 में अखबार में छपी एक प्रेस विज्ञापन मोबाइल के अत्यंत स्पर्धा स्पर्धात्मक बाजार में एक नया फ़ोन आने की बात कही रही है। यह एयरक्राफ्ट ग्रैंड जैसी धातु से बना नई और विशिष्ट तकनीक जैसे इंटरनल एंटीना और रासायनिक रूप से नक्शीदार कीपैड से लैस और केवल 13.9 मिमी पतला उपकरण है और इसने काम किया। लाखों लोग इसका एक सेट खरीदने के लिए दौड़ पड़े। जानी मानी हस्ती रेड कारपेट पर अपना अपना RAZR मॉडल चमकाती दिखी। यहाँ तक कि एक या दो प्रधानमंत्री को भी इस फोन पर बतियाते हुए देखा गया। 50 मिलियन सेट बिकने के बाद कुछ लोगों ने कहा कि RAZ की सफलता को बहुत बड़ी सफलता नहीं कहा जा सकता। वर्तमान में मोबाइल से जो भी अपेक्षाएं हैं उन्हें हटाकर RAZR ने मोटोरोला के क्रांतिकारी नवाचारों के इतिहास को दोहराया है। इस उत्पाद को वायरलेस उद्योग में नए मापदंड तय किए कर दिए हैं। मोटोरोला के पूर्व कार्यकारी निदेशक एंड जाटर ने अपने इस नए उत्पाद के बारे में कहा है, इस एक उत्पाद ने मोटोरोला को बड़ी आर्थिक सफलता दिलाई है। यह सही मायने में नवाचार के लिहाज से बड़ी सफलता थी। क्या सही में इसके बाद 4 साल से भी कम समय बाद जॉन्डर को बाहर निकाल दिया गया। एजेंडर के बाजार में उतरने के बाद से स्टॉक अपनी 50% की औसत कीमत पर आ गया था। मोटोरोला के प्रतिस्पर्धी ने आसानी से इसकी विशेषताओं को सहमति करते हुए उसी की तरह के नए फ़ोन बाजार में उतार दिए। मोटोरोला फिर से उन फ़ोन विक्रेताओं की श्रेणी में आ खड़ा हुआ जो बाजार में अपना हिस्सा पाने की तलाश में थे, जैसा कि लोग पहले भी करते थे। इस कंपनी ने भी अनोखेपन को नवाचार समझने की भूल को दोहराया। वास्तविक नवाचार उद्योग में यहाँ तक कि सारे समाज में बदलाव को प्रेरित करता है। बिजली का बल्ब, माइक्रोवेव, फैक्स मशीन, iTunes ने बाजार को अपने रूप को पूरी तरह से बदलने और उसका फिर से आकलन करने की चुनौती दी। उदाहरण के लिए किसी मोबाइल फ़ोन में कैमरा लगा नवाचार नहीं है, भले ही यह बड़ी दुविधा विशेषता है, मगर उद्योग को बदलने जैसा इसमें कुछ नहीं है। यदि इस परिभाषा को दिमाग में रखा जाए तो मोटोरोला के अपने उत्पाद के लिए दिए गए विवरण जैसे धातु आवरण, छिपा हुआ एंटीना, चपटा कीपैड, पतला फ़ोन आदि भी केवल सुविधा या विशेषताओं की सूची मात्र बनकर रह जाते हैं। इनमें से शायद ही कोई क्रांतिकारी नवाचार हो। मोटोरोला एक नया उत्पाद बाजार में लाया और उसके द्वारा तब तक लोगों को आकर्षित करने में सफलता पाई जब तक कि दूसरा वैसा ही उत्पाद किसी और के द्वारा बाजार में नहीं लाया गया। इसी के चलते ये सारी विशेषताएं नवाचार ही नहीं की जा सकती, इनके अलग दिखने की कोशिश में उत्पाद में जोड़ा गया है, न कि नया बनाया है। ये गलती नहीं है, मगर इसे लंबे समय तक लाभ दिलाने वाले तरीके के रूप में भी देखा नहीं जा सकता। नई विशेषता आपकी बिक्री को एकदम बढ़ा सकती है और जिसके RAZR ने सिद्धांत किया, मगर यह प्रभाव दीर्घकालीन नहीं होता। जब कंपनी एक ही उत्पाद में नई नई विशेषताएं जोड़ने लगती है तो इससे अधिक लाभ नहीं होता। हाँ, वो उत्पाद कीमतों के खेल में उलझकर कमोडिटी या माल बनकर रह जाता है और कीमतों के खेल की ही इस तरह माल की स्पर्धा में एक और उत्पाद बाजार में उतार देना पतन की राह प्रशस्त करता है। 1970 में कोलगेट टूथपेस्ट के केवल 2 प्रकार थे, मगर प्रतिस्पर्धा बढ़ दी गई। कोलगेट की बिक्री
जैसे जैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई, कोलगेट की बिक्री का आंकड़ा नीचे गिरता गया, अतः कंपनी ने नई विशेषताओं को समाहित किया और नए उत्पाद बाजार में उतारना, जिसमें फ्लोराइड को शामिल किया गया था। उसके बाद एक और टार्टर कंट्रोल स्पार्कल स्ट्रीट। हर नए उत्पाद ने बिक्री को थोड़े समय के लिए तो निश्चित रूप से बढ़ाया और इस तरह से चलता गया। अंदाजा लगाया गया कि आज बाजार में आपके सामने चुनाव के लिए कोलगेट की कितनी सारी टूथपेस्ट हैं। 32। आज कोलगेट की 32 तरह के टूथपेस्ट बाजार में है। इनमें बच्चों के लिए बनाए गए 4 टूथपेस्ट शामिल नहीं है। और जैसे कि हर कंपनी प्रतिस्पर्धा में ठहरने के लिए किए करती है, कोलगेट की प्रतिस्पर्धा कंपनी ने भी उतनी विशेषताओं और उतनी कीमत के साथ अपने उत्पाद बाजार में उतार दिया। आज बाजार में टूथपेस्ट के नाम पर सैकड़ों उत्पाद मौजूद है, फिर भी किसी कंपनी के पास ऐसा कोई डेटा मौजूद नहीं है बताता हो कि 1970 की तुलना में आज अमेरिका के लोग अपने दांत को ज़्यादा साफ करने लगे हैं। इन नौचारों का धन्यवाद, जिनके चलते आज यह पता लगाना बिल्कुल असंभव हो गया है कि आपके लिए कौन सा टूथपेस्ट सही है। यहाँ तक कि कोलगेट ने भी अपनी वेबसाइट पर यह लिखते हुए एक लिंक दिया है कि आपको तय करने में मदद चाहिए यदि कोलगेट को भी अपने ग्राहकों को मदद करने की ज़रूरत महसूस हो रही है, क्योंकि बाजार में उसकी कंपनी के ढेरों उत्पाद हैं। तो जब आप सुपरमार्केट में जाएंगे तो वहाँ हमारी मदद कौन करेगा। एक बार फिर किसी कंपनी द्वारा अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए ग्राहकों के सामने कई चमकदार विकल्प रखने का एक बढ़िया उदाहरण है। कंपनियां चतुराई यह करती हैं कि नई विशेषताओं को नवाचार के रूप में प्रस्तुत करती हैं और अपने ग्राहकों को आकर्षित करने का ऐसा काम केवल डिब्बाबंद वस्तुओं के उद्योग के क्षेत्र में ही नहीं होता, वरना यह अन्य उद्योगों में बहुत प्रचलित है। यह तरीका काम करता है, मगर तब भी जब इस रणनीति का आधार वफादार रिश्तों की बुनियादों पर टिका हुआ हो। एप्पल के माइक्रोफोन ने नए और जरूरत खरीदा जाने वाला उत्पाद बनाकर मोटरोला RAZR को विस्थापित कर दिया है। सारे बटन हटाकर टच स्क्रीन लगा देना यह आईफोन को नवाचार की श्रेणी में नहीं लाता। यह सभी उत्कृष्ट सुविधाएं हैं, मगर दूसरे भी आसानी से इसकी नकल कर सकते हैं और इनसे मोबाइल की परिभाषा पुनर्सृजित नहीं होती। एप्पल ने इस क्षेत्र में कुछ और भी महत्वपूर्ण काम किए। मोबाइल फोन एप्पल के तरीके से कैसे बनाया जाए। एप्पल ने न केवल इस क्षेत्र में सर्वेसर्वा किया है, वरना वह इसमें भी अग्रणी है कि मोबाइल उद्योग काम करता कैसे है। मोबाइल फोन उद्योग में मोबाइल उत्पाद नहीं करना सेवा प्रदाता है। सर्विस प्रोवाइडर यह तय करता है कि फ़ोन द्वारा किन किन विशेषताओं और लाभों को बाजार में विज्ञापित किया जाए। टी मोबाइल, वेरिजन वायरलेस, स्प्रिंट, एनटीटी, मोटरोला, नोकिया, एरिक्सन, LG और अन्य सभी मोबाइल ऐसा ही किया करते थे। उसके बाद एप्पल आया, उन्होंने घोषित किया कि उनके फ़ोन के बारे में सर्विस प्रोवाइडर तय नहीं करेगा, वरना वह उसे बताएंगे कि उनके फ़ोन में क्या क्या होगा। एनटीटी अकेली ऐसी कंपनी थी जो इसके लिए और ग्राहकों को नई तकनीक से रूबरू करवाने के लिए राजी हुई। यह ऐसा परिवर्तन है जो मोबाइल उद्योग को अलग कई वर्षों तक प्रभावित करेगा और नए उत्पादों के द्वारा कुछ ही समय के लिए होने वाली बिक्री को स्थायी ग्राहकों में बदल देगा। अनोखा है ना। आप अपने कमाए गए धन की कीमत अदा करते हैं, इस बात में कोई शंका जाहिर नहीं कर ही नहीं सकता कि जोड़ तोड़ काम नहीं करता। इनमें से हर एक उपाय के व्यवहार में बदलाव लाने और किसी कंपनी की सफलता के शिखर पर ले जाने में मददगार हो सकता है, मगर सब व्यापार के हथकंडे हैं। इनमें से कोई एक भी वफादार की गारंटी नहीं देता। समय के साथ उत्पादों की कीमत बढ़ जाती है, मगर इनके लाभ अल्पकालिक ही होते हैं, जो खरीदार और विक्रेता दोनों के लिए तनाव बढ़ाने वाले साबित होते हैं। यदि आपकी जेब में ढेर सारा धन या आपको अल्पकालिक लाभों से ही सरोकार है, तो आपके लिए रणनीति सही है। व्यापार उद्योग के अलावा राजनीति में भी जोड़ तोड़ एक बड़ा मानक दंड बनाया गया है। जैसे व्यापार में जोड़ तोड़ केवल बिक्री को बढ़ा सकता है और अल्पकालिक लाभ दे सकता है, उसी तरह राजनीति में भी जोड़ तोड़ किसी प्रत्याशी को जीता तो सकता है, मगर यह नेतृत्व के आधार तैयार नहीं कर सकता। नेतृत्व का अर्थ ऐसे लोगों का
आपके साथ होना, जो आपके भले बुरे समय में आपका साथ दे। नेतृत्व का अर्थ लोगों को केवल एक कार्यक्रम के लिए इकट्ठा करना मात्र नहीं होकर उनके सालों लो अपने से जोड़े रखना होता है। व्यापार में नेतृत्व का अर्थ है कि वह ग्राहक आपकी कंपनी को किसी भी स्थिति में लगातार सहयोग और समर्थन देते रहेंगे। यदि इसके लिए जोड़ तोड़ की ही एकमात्र रणनीति रखी जाएगी तो अगली बार खरीदी करने में ग्राहक किसी आधार पर लेंगे। एक बार चुनाव जीतने के बाद आगे क्या होगा? बार बार व्यापार करने और वफादार रहने में फर्क होता है। बार बार संबंध बनाने के लिए लोग आपके साथ लगातार व्यापार करते हैं, मगर वफादारी का अर्थ है लोग आपके साथ संबंध बनाए रखने के लिए आपको बेहतर उत्पाद देने की कोशिश करते हैं। इसी तरह वफादार ग्राहक बाजार की प्रतिस्पर्धा की तरफ ध्यान दिए बिना आपके उत्पाद खरीदना जारी रखते हैं। और वफादारी अर्जित करना आसान नहीं है, बार बार व्यापार करना इसकी तुलना से आसान होता है। बस इसमें लगातार जोड़ तोड़ की आवश्यकता पड़ती है। अमेरिका के व्यापार उद्योग में जोड़ तोड़ के तरीके इस कदर व्यापार का हिस्सा बन चुके हैं कि इन्हें चाह कर भी बाहर नहीं किया जा सकता। किसी नशे की लत की तरह ये जोड़ तोड़ भी आदत बन गया है, जिसमें चाह अच्छा बेहतर बनने की नहीं, वरना जल्दी बिक्री बढ़ाने की, अगला लक्ष्य हासिल करने की है। और छोटी अवधि के लिए मिली हुई सफलता चाहे कितनी अच्छी क्यों ना हो, उनका लंबे समय की सफलताओं पर संस्थान पर खराब परिणाम पड़ता है। आज छोटी अवधि की सफलताओं का नशा एक के बाद दूसरी सफलता हासिल करने के रूप में देखा जा रहा है। यह रणनीति इतनी प्रचलित और समन्वित बन गई है कि इन जोड़ तोड़ के लिए मार्गदर्शन के लिए सांख्यिकी और विज्ञान से लैस एक पूरी अर्थव्यवस्था जन्म ले चुकी है। उदाहरण के लिए डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनियां उनके द्वारा भेजे गए मेल के कौन से शब्द का या किस मेल का सर्वाधिक असर होगा, इस बारे में भी गुणा भाग लगाती है। मेल में छूट के प्रस्ताव दिए जाते हैं और छूट जितनी अधिक होगी प्रस्ताव उतना ही प्रभावी होगा। इसी छूट के उत्पाद की कीमत भी बढ़ती है, यह जानते हैं। इससे लाभकारी सौदा बनाने के लिए वह ब्रेकरेज और लीपेज के आंकड़ों पर निर्भर करता है। यह व्यवहार वास्तव में नशे के आदि किसी व्यक्ति की तरह होता है जो नशे के लघुकालिक परिणाम को, को लेकर ही खुश रहते हैं। छूट लेने की प्रक्रिया को अस्पष्ट या जटिल बना देना, जिससे अधिक लोग उनका लाभ नहीं ले पाए, यह विचार ही कुछ लोगों के लिए अतिरिक्त सिद्ध होता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान के क्षेत्र के सर्वा सैमसंग ने फाइल प्रिंट में कंपनी के लिए छूट को भी लाभ में बदलने की कला में परंपरागत हासिल कर ली थी। साल 2000 की शुरुआत में कंपनी एक खास तरह की इलेक्ट्रॉनिक वस्तु में $150 की छूट घोषित की और यह तय किया कि एक पत्ते पर छूट का एक ही उत्पाद भेजा जाएगा। यह बात एकदम सही समय प्रतीत हो रही थी, मगर इससे एक बिल्डिंग या अपार्टमेंट में रहने वाले एक से अधिक लोग एक जैसा पता होने के कारण इस दौड़ से बाहर गए और इस आधार पर सैमसंग के 4000 ग्राहकों को इस छूट की शर्तों पर बाहर कर देने की सूचना दी गई। इस घटना को न्यूयॉर्क के आर्टिना जर्नल के संज्ञान में लाया और 2004 में सैमसंग को ऐसी अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को छूट के $2 लाख अदा करने का आदेश दिया गया। यह किसी कंपनी के इस तरह शिकंजे में आने का बड़ा मामला है, मगर छूट के खेल के नाम पर यूपीसी चिन्ह को हटा देना, फॉर्म भरना और उसे अंतिम स्थिति से पहले जमा करना आदि नियम अब भी लागू हैं। जो कंपनी अपनी छूट का लाभ नहीं उठा पाने वाले ग्राहकों की गिनती करने में इतनी सहज है, उसे ग्राहक का हित सोचने वाली कंपनी कैसे माना जा सकता है। अगला, जोड़ तोड़ धन के लेन देन तक ले जा सकती है, मगर वफादारी नहीं। यह आसान है। टीवी विज्ञापन में व्यक्ति कहता है, आप अपने पुराने गहने एक प्रीपेड बीमा के लिफाफे में हमें दे जाएं, हम आपको आपके सोने के मूल्य के चेक में बस 2 दिन के भीतर भेज देंगे।
मायो गोल्डन A1Well.com सोने पर ऋण देने की उद्योग का सर्वेसर्वा है। यह सोने को रिफाइनरी में भेजने, पिघलाने और कमोडिटी बाजार में लाने के लिए एक ब्रोकर का काम करता है। ये डगलस फेयर स्टील और माइकल मोरन ने एक कंपनी शुरू की जिसके बल पर वह व्यापार की दुनिया में अग्रणी होने चाहते थे। वे एक ऐसा उद्योग खड़ा करना चाहते थे जो उनकी प्रतिष्ठा और इसके लिए अपने अनुभव को वास्तविकता में बदलने के लिए उन्होंने खूब धन खर्च किया। उन्होंने ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने के लिए काम किया। वे दोनों सफल उद्योगी थे, ब्रांड स्थापित करने और ग्राहकों को अच्छा अनुभव कराने की कला जानते थे। इस संतुलन को सही करने के लिए उन्होंने ढेर सारा धन खर्च किया और ये सुनिश्चित किया कि उनके काम के बारे में सभी स्थायी और राष्ट्रीय केबल चैनल पर विज्ञापन दिए जाएं। उनका कहना है, विद्यमान प्रस्तावों में हमारा प्रस्ताव बेहतर है। वे सही थे, मगर इस निवेश में जितनी आशा थी उतना लाभ दिया नहीं। कुछ महीने बाद दोनों ने एक महत्वपूर्ण बात खोज निकाली। उनके अधिकांश ग्राहकों ने उनके साथ एक ही बार व्यापार किया। वे अपने व्यापार को अलग तरीके से आगे ले जाना चाहते थे, अतः उन्होंने विद्यमान प्रस्ताव में हमारा प्रस्ताव बेहतर है का आग्रह छोड़ते हुए सबसे अच्छा प्रस्ताव की तरफ कदम बढ़ाया। चूंकि अधिकतर लोग सतत रहने वाले ग्राहक नहीं होते, अतः वह किसी अन्य उनकी सीधी तुलना करने वाले नहीं थे, तुलना करने में सक्षम नहीं थे। उनके लिए केवल उनकी कंपनी तक ही प्रेरणा और उसका खरीदार बेहतर अनुभव आवश्यक, और ताकि लोग अपने मित्रों परिचितों को उस अनुभव को गुजारने को कहें। इससे ज़्यादा कुछ भी आवश्यक नहीं। एक बार मायो गोल्डन एंड लव.com के मालिकों को जल्द ही यह एहसास हो गया कि उनका उद्देश्य वफादारी का भाव निर्मित करना नहीं, वरना केवल ग्राहक संख्या बढ़ाने और अंतरण बढ़ाने से उनका व्यापार प्रगति कर सकता है। तो उन्हें इसमें इतना धन खर्च करने की आवश्यकता है ही नहीं। ऐसा अंतःकरण तो एक आधा बार ही होता है। उसके लिए छोटे छोटे प्रलोभन या दंड का तरीका काम करता है। जब पुलिस किसी सूचना देने वाले अपराधी को पकड़वाने वाले के लिए इनाम घोषित करती है, तो उस व्यक्ति को एक ही बार संबंध बनाने की बात कर रही होती है। यदि आपका पालतू खो जाए और उसे खोज लाने के लिए आप इनाम की घोषणा करो, तो आप नहीं चाहते कि इनाम पाने वाले व्यक्ति के साथ आप लंबे समय तक संबंध बनाए रखें। आपको केवल अपना पालतू वापस चाहिए होता है। इस तरह के अंतःकरण या एक बार के संबंध जोड़ने के जोड़ तोड़ एक सही प्रणीत है। पुलिस द्वारा अपराधी के विरोधी गवाही देने या उसकी सूचना देने के लिए इनाम इसलिए रखे जाते हैं ताकि लोग उसे आकर्षित होकर उनकी सहायता करें। लोग ऐसा करें, इसके लिए जरूरी है कि इनाम की राशि उस काम को करने के बाद उनके लिए पैदा होने वाले जोखिम की तुलना में अधिक हो। जोड़ तोड़ भी इस तरह से काम करता है। हाँ, यदि कंपनी या संस्था इस बात को आगे तक ले जाना चाहती है तो फिर वफादारी का रास्ता अपनाना पड़ता है। फिर जोड़ तोड़ काम नहीं आता। कोई लीडर एक बार आपका वोट चाहता है, यह चाहता है कि आप लगातार उसके पक्ष में बने रहें। आजकल जिस तरह से चुनाव लड़े जा रहे हैं उसे देखकर हालांकि ऐसा ही लगता है कि वह केवल एक बार जीत हासिल करना चाहता है। विपक्षी को खारिज करने वाले विज्ञापन, किसी एक मुद्दे को उछालना, असंभव सी अपेक्षाएं, भय का संचार आदि इसके प्रमाण है। इन तरीकों से एक चुनाव जीता जा सकता है, मगर इनसे मतदाताओं में वफादारी का एहसास नहीं जगाया जा सकता। जब वफादारी की आवश्यकता होती है, ग्राहकों में सेवा का संचार करना आवश्यक होता है। यह केवल जोड़ तोड़ करके काम करने के गंभीर परिणाम अमेरिका के कार उद्योग ने झेला है। जिस समय पक्ष था, बाजार की स्थिति ठीक थी, तो जोड़ तोड़ के जरिए उन्हें सफलता जरूर मिली, मगर बाजार की स्थिति के कारण यह काम बहुत महंगा पड़ा। जब 2008 में तेल का संकट उपज, तो सारे ऑटोमोबाइल उद्योग के विज्ञापन और प्रोत्साहन अस्थिर, असमर्थनीय हो गए। यह स्थिति 1970 में भी आई थी। इस मामले में ये साफ पता चलता है कि जोड़ तोड़ की रणनीति केवल अल्पकालिक
अकाल्पनिक लाभ ले सकती है, और वह तब जब अर्थव्यवस्था स्थिर हो, पक्ष में हो, या इससे भरोसे पर अपनाया जाता है। इसके द्वारा बिक्री में आने वाले उछाल स्थायी होगा, तो उसके लिए ये बहुत ही कमज़ोर पटल है। भले ही वफादार ग्राहक दूसरी कंपनियों के प्रस्तावों और प्रोत्साहनों के प्रभाव में काम आते हैं, व्यापार के अच्छे समय में इनकी कीमत जानना कठिन होता है, मगर व्यापार जब मंदी में, कठिन और दौर में चल रहा हो, उसी समय इनका महत्व समझ में आता है। जोड़ तोड़ काम तो करता है तभी जब धन की बहुलता हो। जब इन सारी रणनीतियों के लिए धन की कमी हो, तो ऐसे में वफादार ग्राहकों का ही नहीं होना नुकसान दे सकता है। 11 सितंबर के बाद कई ग्राहकों ने साउथ वेस्ट एशिया एयरलाइंस को सहयोग के लिए उसके नाम से चेक भेजे। ऐसा ही एक चेक 1000 डॉलर का था, जिसके साथ यह पत्र आया था: इतने सालों में आपने बहुत बेहतर सेवा दी। आपके कठिन समय में आपकी मदद करके आपकी सेवा के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस धनराशि का चेक निश्चित ही साउथ वेस्ट एशिया एयरलाइंस को इस संकट से उबारने में खास मदद नहीं कर सकता, मगर इससे सीधा संकेत मिलता है कि उनके ग्राहक उनसे किस तरह के भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। जिन लोगों ने धन नहीं भेजा, उनकी वफादारी कितनी कितनी थी इसका अनुमान लगाना कठिन था, मगर उसका प्रभाव लंबे समयांतर में मापने योग्य था, जिसके चलते साउथ वेस्ट एशिया एयरलाइंस ने लंबे समय तक सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस बने रहने का इतिहास बनाया। यह जानने की कि आपके पास वफादार ग्राहक या कर्मचारी है, आपकी लागत को कम करने के साथ साथ दिमाग को शांति भी देता है। वफादार दोस्तों की तरह आपको यह पता होता है कि आपकी ज़रूरत के समय आपके कर्मचारी, आपके ग्राहक आपके साथ खड़े होंगे। हम सब साथ हैं, यह भाव होता है जो कंपनी और ग्राहक, मतदाता और प्रतिस्पर्धी, बॉस या कर्मचारी के बीच साझा होता है। यह सही नेतृत्व को परिभाषित करते हैं। इसके विपरीत जोड़ तोड़ के भरोसे रहना विक्रेता और खरीदार दोनों के लिए तनाव पैदा करता है। ग्राहक के लिए यह तय करना बहुत ही कठिन हो जाता है कि उस उस कौन सा उत्पाद लेना चाहिए, किसकी सेवाएं लेनी चाहिए और किस कंपनी के साथ जाना चाहिए, जिससे उसके लिए खरीदारी का अनुभव श्रेष्ठ बन सके। मैं एक ही ब्रांड के टूथपेस्ट के ढेरों प्रकारों के चलते ग्राहकों को उनमें से किसी एक के चयन में आने वाली दिक्कत के बारे में मजाक करता हूँ, मगर टूथपेस्ट केवल एक रूपक है। हर दिन हमें जो भी निर्णय लेने के लिए कहा जाता है, वह किसी टूथपेस्ट को चुनने जैसा ही होता है। कौन से कॉलेज में जाना है, कौन सी कार खरीदनी है, कौन से कानून सलाहकार के पास जाना है, किस कंपनी में काम करना है, किस प्रत्याशी को चुनना है, हर के लिए ढेरों विकल्प हैं। सभी विज्ञापन, प्रस्ताव और दबाव हमें किसी एक दूसरे के पक्ष में जाने के लिए निर्मित होते हैं, और हर के हमें हमारे धन को उसके पक्ष में खर्च करने के लिए विवश करना चाहता है, जो तनाव रूपी एक स्थायी परिणाम में बदल जाता है। इसी तरह कंपनियों के लिए भी, जिनका प्रयास हमारी मदद करने का होता है, यह दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। हर दिन स्पर्धा में कुछ बेहतर आ जाता है। इस स्पर्धा में बने रहने के लिए और लगातार नए विज्ञापन, नए मार्केटिंग की तकनीकें, नई विशेषताओं के बारे में सोचना भी जटिल काम है। लंबी अवधि के लक्ष्यों का लघु अवधि के निर्णयों के साथ मिल जाना कंपनियों के लाभांश को खत्म करना चाहता है, जो कंपनियों के लिए आंतरिक रूप से तनाव बढ़ाने वाला हो जाता है। जब जोड़ तोड़ ही मापदंड हो, तो जीत किसी को भी नहीं होती। आज व्यापार करना और इस स्पर्धा में जमे रहना पहले की तुलना में अधिक तनावदायक हो गया है। यह अचानक नहीं हुआ। पीटर वायब्रो अपनी पुस्तक अमेरिका मीनिया व्हेन मोर इज नॉट इनफ में लिखते हैं कि आज हमारे खराब स्वास्थ्य के पीछे प्रमुख कारण हमारा खराब खान पान नहीं, खराब तेल, खाद्य सामग्री नहीं, वरना
यह तो लगातार बढ़ता हुआ है। वह तनाव है जिसे कॉर्पोरेट अमेरिका ने हमारी जीवन शैली में प्रवेश कर दिया है, जिसके चलते हम बीमार होते जा रहे हैं। अमेरिका के लोगों में अल्सर, अवसाद, उच्च रक्तचाप, चिंता, कैंसर अत्यधिक तेजी से बढ़ता जा रहा है। पीटर वाइब्रन के मुताबिक यह वादे हमारे दिमाग के रिवार्ड सर्किट को बुरी तरह प्रभावित करते जा रहे हैं। वादे हमारे दिमाग के रिकॉर्ड बुरी तरह प्रभावित करते जा रहे हैं। लघु वित्त या तात्कालिक लाभ जिसके आधार पर ही अमेरिका का पूरा व्यवहार वास्तव में हमारे स्वास्थ्य को नष्ट करते जा रहे हैं। चूंकि यह काम करता है, इसका अर्थ यह नहीं कि यह सही है। जोड़ तोड़ का बड़ा खतरा यह है कि यह काम करता है। चूंकि यह काम करता है, इसलिए यह अत्यधिक प्रचलित हो चला है। यह मापदंड बनता जा रहा है। एकाधिक कंपनियों और संस्था के द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है, भले ही वे छोटी हो बड़ी हो। यह तथ्य भी सुसंगत दबाव बनाता है। विडंबना यह है कि हम जोड़ तोड़ करने वाले भी अपने ही तंत्र के जोड़ तोड़ का शिकार बन रहे हैं। अपने लघुकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हम कीमतें कम करने, विज्ञापन करने, डर दिखाने या प्रोत्साहन करने वाले संदेश भेजने आदि जैसे जो भी जोड़ तोड़ करते हैं, उसके बाद हमारी कंपनी और तंत्र अधिक कमजोर होता जाता है। आर्थिक मंदी जो 2008 में आई, यह मंदी गलत धारणाओं को लगातार लंबे समय तक प्रचलित करते रहने का बेहतरीन उदाहरण है। बैंक में लगातार जोड़ तोड़ के परिणाम स्वरूप जो भी निर्णय लिए गए, उन्हीं के चलते बैंकिंग और हाउसिंग मार्केट धनराशि हुए जो मंदी का कारण बने। कर्मचारी को जोड़ तोड़ के लिए बोनस दिया जा रहा था, जिससे त्वरित और दूरदर्शी निर्णय को बढ़ावा दिया। किसी व्यक्ति के व्यवस्था में खामी निकालने पर उसे खुलेआम अपमानित किए जाने लगा, जिससे लोगों में जिम्मेदारी की भावना घटी। गृह ऋण के आसानी से उपलब्ध होने से लोगों ने अपनी क्षमता में बढ़कर ऋण ले लिया। पूरे बाजार में वफादारी और जवाबदेही का भाव बहुत ही कम था। यह सभी लेन देन के निर्णय के परिणाम थे, मगर इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। कुछ लोग सभी के अच्छे के लिए काम कर रहे थे। वे ऐसा क्यों कर रहे थे, इसका कोई कारण नहीं दिया गया। तात्कालिक महानता दर्शन से आगे जाकर कोई धारणा विद्यमान नहीं थी। अपनी सफलता की राह पर फिसलने वालों में से बैंकर अकेले नहीं थे। अमेरिका के कार निर्माताओं ने भी सालों यही किया था। एक के बाद दूसरा जोड़ तोड़, एक के बाद अल्पकालिक निर्णय। जब जोड़ तोड़ ही आधार बन जाए, तो किसी संस्था का धनराशि होना ही एकमात्र तो तार्किक परिणाम होता है। वास्तविकता यह है कि आज की दुनिया में जोड़ तोड़ की संपूर्ण मापदंड बन चुका है, मगर इसका भी विकल्प है।